नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही थी रिप्रोडक्शन के ऊपर और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारी एक क्लास हो चुकी है और उस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन का संश्लेषण एवं श्रवण करती है। यहाँ पे कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन का संश्लेषण व श्रवण करती है, ये हमें पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सर्टोली कोशिकाएं, बी ऑप्शन दे रखा है म्यूकस कोशिकाएं, सी ऑप्शन दे रखा है स्पर्मेटोगोनिया और डी ऑप्शन दे रखा है लेडिंग कोशिकाएं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमें बताना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को प्रश्न नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। हम प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन का संश्लेषण एवं श्रवण करती है। कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन का संश्लेषण एवं श्रवण करती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लेडिंग कोशिका। लेडिंग कोशिका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेडिंग कोशिकाएं पुरुषों में वृषण हार्मोन का संश्लेषण और श्रवण करती है, जो प्रजनन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जरूरी होती है। इसलिए यहाँ पे लेडिंग कोशिका इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें सर्टोली कोशिकाएं दे रखा है। ये सर्टोली कोशिकाएं गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु जनन में सहायता करती है। म्यूकस कोशिका भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और स्पर्मेटोगोनिया भी ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? लेडिंग कोशिका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पुरुषों में वृषण का संश्लेषण और श्रवण के लिए लेडिंग कोशिकाएं आवश्यक होती है, इसलिए डी ऑप्शन हमने करेक्ट ऑप्शन माना। अब आगे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि टर्नर सिंड्रोम का लक्षण कौन सा नैदानिक रोग विशेषक लक्षण नहीं है। कौन सा रोग विशेषक लक्षण नहीं है, यह हमें पूछा गया है। देखो, आपको नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको नेगेटिव आंसर टिक करना है, और पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको पॉजिटिव आंसर टिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम का लक्षण कौन सा नैदानिक लक्षण नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है गोल चेहरे के साथ चौड़ी ढीली त्वचा, बी ऑप्शन दे रखा है जालमार गर्दन, सी ऑप्शन दे रखा है सूजे हुए हाथ और पैर, और डी ऑप्शन दे रखा है वस्तुतः कोई अंडाशय नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, टर्नर सिंड्रोम का लक्षण में तो हाथ पैर सूजे हुए होते हैं, गर्दन सूजी हुई होती है और अंडाशय भी उसमें उपस्थित नहीं होता है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं गोल चेहरे के साथ चौड़ी ढीली त्वचा। देखो, गोल चेहरे के साथ चौड़ी ढीली त्वचा ये टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नहीं है। ये टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि कौन सा लक्षण टर्नर सिंड्रोम का नहीं है, यही हमें पूछा गया था। तो नेगेटिव वे में पूछा गया, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। झालमार गर्दन मतलब सूजी हुई गर्दन दिखती है, ये तो टर्नर सिंड्रोम का लक्षण होता है। सूजे हुए हाथ पैर, ये भी टर्नर सिंड्रोम का लक्षण होता है। और कोई अंडाशय नहीं, ये भी टर्नर सिंड्रोम का लक्षण होता है। लेकिन गोल चेहरे के साथ चौड़ी ढीली त्वचा यह टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा, टर्नर सिंड्रोम में झालमार गर्दन, सूजे हुए हाथ पैर और अंडाशय का अभाव होता है। तो यहाँ पे ये बी सी डी, यदि आपको पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा होता तो बी सी डी इसका राइट ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वे में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है गोल चेहरे के साथ चौड़ी ढीली त्वचा, ये टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे 18 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए। यह हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मवेशियों में जुड़वा बछड़ों के मामले में फ्री मार्टिन का नाम किसके लिए रखा गया है? फ्री मार्टिन का नाम किसके लिए रखा गया है, यह हमें पूछा गया है। ये ऑप्शन हमें दे रखा है जुड़वा बछड़ों में बाज मादा अर्थात केवल मादा है। बी ऑप्शन दे रखा है जुड़वा बछड़ों में बाज नर अर्थात नर और मादा। सी ऑप्शन दे रखा है जुड़वा बछड़ों में बाज मादा अर्थात नर और मादा। सी ऑप्शन दे रखा है जुड़वा बछड़ों में बाज नर अर्थात केवल नर। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, यहाँ पे बोला गया है कि मवेशियों में जुड़वा बछड़ों के मामले में फ्री मार्टिन का नाम किसके लिए रखा गया है? देखो, फ्री मार्टिन का नाम किसके लिए रखा गया है? तो जो फ्री मार्टिन का मतलब क्या होता है? तो फ्री मार्टिन का मतलब ये होता है कि मवेशियों में एक बंध्य मादा होती है, उसे हम फ्री मार्टिन कहते हैं। फ्री मार्टिन किसे कहते हैं? तो मवेशियों में एक जो बंध्य मादा होती है उसे हम फ्री मार्टिन कहते हैं। तो यहाँ पे बाज मादा की बात की जा रही है और यहाँ पे बाज मादा की बात की जा रही है। हमें नर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नर दे रखा है। तो नर वाला तो पहले ही गलत कर लो, क्योंकि फ्री मार्टिन
मार्टिन शब्द का प्रयोग बंध्य मादा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मादा से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बाज नर दे रखा है और बाज नर दे रखा है, इसलिए यहाँ पे बी और डी ऑप्शन तो गलत कर लिया। अब बाज मादा दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे बाज मादा की बात की गई है, लेकिन केवल मादा की बात की गई, केवल मादा नहीं, नर और मादा दोनों होते हैं। तो यहाँ पे केवल मादा मादा लिखा गया, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है जुड़वा बछड़ों में बाज मादा अर्थात नर और मादा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो नर और मादा जुड़वा जन्म से उत्पन्न होते हैं, और जहां स्थिति तब होती है जब नर और मादा भ्रूण गर्भ में हार्मोन साझा करते हैं, जिसके कारण मादा प्रजनन अंग ठीक से विकसित नहीं हो पाते। इसलिए यहाँ पे जुड़वा बछड़ों में बाज मादा अर्थात नर और मादा, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बाज मादा दे रखा था, लेकिन यहाँ पे केवल मादाओं की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्री मार्टिन मवेशियों में एक बंद मादा को कहा जाता है, और यहाँ नर और मादा जुड़वा जन्म में उत्पन्न होती है, और यहाँ स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नर और मादा भ्रूण गर्भ में हार्मोन साझा करते हैं, और जिसमें मादा प्रजनन अंग ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 19वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 19वां नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से मानव नर प्रजनन तंत्र के भाग है? कौन से नर प्रजनन तंत्र के भाग है, ये हमें बताना है। ए हमें दे रखा है गर्भाशय, बी ऑप्शन दे रखा है मूत्र मार्ग, सी ऑप्शन दे रखा है प्रोस्टेट ग्रंथि, डी ऑप्शन दे रखा है डिंब वाहिका, और ई ऑप्शन दे रखा है शुक्रवाहक। और इनमें से हमें यह बताना है कि कौन कौन से नर प्रजनन तंत्र के भाग है। तो यहाँ पे मादा के भाग भी दे रखे हैं और नर के भाग भी दे रखे हैं, तो हमें कौन कौन से नर के भाग है और कौन कौन से मादा के भाग है, यह हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, गर्भाशय, गर्भाशय तो मादा में होता है या नर में होता है? तो ये तो कॉमन बात है, गर्भाशय तो मादा में होता है। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग ये नर का है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी नर का प्रजनन तंत्र का भाग है। और शुक्रवाहक ये भी नर का है। डिंब वाहिका, डिंब वाहिका ये मादा में पाई जाती है। तो डिंब वाहिका और गर्भाशय ये मादा में पाए जाते हैं, और मूत्र मार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, देखो मूत्र मार्ग तो मादा में भी होता है और नर में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि नर प्रजनन तंत्र के भाग हमें बताना है। तो यहाँ पे गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये मुख्य रूप से मादा में होते हैं। मूत्र मार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्रवाहक ये नर में होते हैं। तो प्रजनन तंत्र के भाग में बी, सी और ई इसका राइट ऑप्शन होगा। बी, सी और ई हमें कहा दे रखा है वो देखिए, यह हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा, बी भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और डी भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पे पूछा गया था कि मानव नर प्रजनन तंत्र के भाग कौन कौन से, ये हमें दिखाने थे। तो यहाँ पे मानव नर प्रजनन तंत्र के भाग मूत्र मार्ग है, प्रोस्टेट ग्रंथि है और शुक्रवाहक है। तो ये नर प्रजनन तंत्र के भाग है। और यदि मादा के पूछे होते तो हम गर्भाशय और डिंब वाहिनी इसका राइट ऑप्शन करते। यदि मादा के प्रजनन तंत्र के भाग हमें पूछे होते तो गर्भाशय और डिंब वाहिनी ए और डी इसका राइट आंसर होता, लेकिन नर का पूछा हुआ इसलिए मूत्र मार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्रवाहक नहीं, बी, सी और ई इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे बात करेंगे हम 20वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे हमें 20वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पुरुष सहायक ग्रंथियों में शामिल है। पुरुष सहायक ग्रंथियों में शामिल है, क्या शामिल है? यहाँ पे ए हमें दे रखा है युग्मित वीर्य पुटिका, बी ऑप्शन बी 2 दे रखा है प्रोस्टेट ग्रंथि, 3 दे रखा है एम्पुला, और 4 दे रखा है युग्मित बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां। चारों में से कौन सा करेक्ट है? देखो, पुरुष सहायक ग्रंथियों में शामिल है। पुरुष सहायक ग्रंथियों में क्या क्या शामिल है, ये हमें बताना है। देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है युग्मित वीर्य पुटिका। युग्मित वीर्य पुटिका ये तो पुरुष में सहायक ग्रंथि होती है। तो देखो, युग्मित वीर्य पुटिका ये तो पुरुष में सहायक ग्रंथि होती है, इसलिए ये तो होगा। दूसरा हमें प्रोस्टेट ग्रंथि दे रखा है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी ये पुरुष में सहायक ग्रंथि होती है। तीसरा दे रखा है एम्पुला। देखो, एम्पुला ये देखो, एम्पुला इसकी सहायक ग्रंथियों में शामिल थोड़ी होता है, तो एम्पुला तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया कि पुरुष सहायक ग्रंथियों में शामिल है। तो ये तो पुरुष सहायक ग्रंथियों में ये शामिल नहीं होता, क्योंकि एम्पुला पुरुष प्रजनन तंत्र में वास डिफरेंस का चौड़ा हिस्सा होता है, लेकिन ये एम्पुला सहायक ग्रंथि नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एम्पुला गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 4 दे रखा है युग्मित बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, ये भी होता है। तो 1, 2 और 4 ये कहा दे रखा है वो देखिए, 1, 2 और 4 ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुरुष सहायक ग्रंथियां, वीर्य पुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां होती है जो वीर्य निर्माण में योगदान देती है। और एम्पुला, एम्पुला इसमें सहायक ग्रंथि नहीं गिना जाएगा, क्योंकि एम्पुला पुरुष प्रजनन तंत्र में वास डिफरेंस का चौड़ा हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ पे एम्पुला गलत हो गया। और 1, 2 और 3 युग्मित वीर्य पुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और युग्मित बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है, इसलिए टोटल मिलाकर सी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे हम बात करेंगे 21वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 21वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 21वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए हेमसिथित वीर्य को तरल नाइट्रोजन में डैश डैश में परिरक्षित किया जाता है। नाइट्रोजन में किस पर परिरक्षित किया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है -104 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन दे रखा है -110 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन दे रखा है -160 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन दे रखा है -196 डिग्री सेल्सियस। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए हेमसिथित वीर्य को तरल नाइट्रोजन में डैश डैश पर परिरक्षित किया जाता है। किस पर परिरक्षित किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर परिरक्षित किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर परिरक्षित किया जाता है। जो तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे 22वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 22वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 22वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो, हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमें नेगेटिव आंसर टिक करना है। कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें शुक्राशय दे रखा है, बी ऑप्शन हमें फलोपियन नलिका दे रखा है, सी ऑप्शन हमें शुक्रवाहक दे रखा है और डी ऑप्शन हमें वृषण दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कौन सा भाग नहीं है? देखो, शुक्राशय, तो शुक्राशय तो मानव जनन तंत्र का भाग होता है, और शुक्रवाहक ये भी मानव नर जनन तंत्र का भाग होता है, और वृषण ये भी मानव नर जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन फलोपियन नलिका नहीं होती। फलोपियन नलिका किस में होती है? तो फलोपियन नलिका मादा में होती है, इसलिए यहाँ पे फलोपियन नलिका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ये देखिए, ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। शुक्राशय, शुक्रवाहक और वृषण ये गलत हो जाएगा। यदि पूछा होता कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग है, तो पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा होता तब शुक्राशय, शुक्रवाहक और वृषण इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया, इसलिए फलोपियन नलिका इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि फलोपियन नलिका मादा मानव जनन तंत्र का भाग होता है, जो अंडाशय में गर्भाशय तक अंडे को ले जाने का काम करती है, इसलिए यहाँ पे फलोपियन नलिका इसका राइट ऑप्शन है, नेगेटिव वे में पूछा है इसलिए। लेकिन आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मानव मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और मानव नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। यदि मादा का पूछा है तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि फलोपियन नलिका मादा मानव जनन तंत्र का भाग होती है, जो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाने का काम करती है, और शुक्राशय, शुक्रवाहक और वृषण नर जनन तंत्र के अंग होते हैं, जो वीर्य उत्पादन और परिवहन में भूमिका निभाते हैं, इसलिए यहाँ पे शुक्राशय, शुक्रवाहक और वृषण ये तो नर जनन तंत्र के भाग है, और फलोपियन नलिका मादा जनन तंत्र का भाग है। अब आगे हम बात करते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 23वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी 36 और डी दे रखा है 23। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 1 पाए जाता है, 2 पाए जाते हैं, 36 पाए जाते हैं या फिर 23 पाए जाते हैं? तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं और कुल गुणसूत्र कितने होते हैं। तो ये तीन चारों बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिंग गुणसूत्र की बात की जा रही है, तो लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। देखो, टोटल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो नर और मादा टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि कुल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं ये पूछा होता तो 46 गुणसूत्र इसका राइट आंसर होता। यदि नर में पूछा होता कि नर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो नर में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
और मादा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मादा में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो नर में 23 गुणसूत्र, मादा में 23 गुणसूत्र। अब यहाँ पे अलिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो अलिंग गुणसूत्र नर में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यहाँ पे एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। और मादा में बात करी जाए तो मादा में बात करी जाए, 2 मिनट मैं यहाँ पे अच्छे से समझा लेता हूँ, 2 मिनट। ये देखिए, ये देखिए, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। इसमें नर में कितने होते हैं? तो नर में 23 गुणसूत्र होते हैं और मादा में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। अब 23 गुणसूत्र नर में हो गए, 23 गुणसूत्र मादा में हो गए। अब यहाँ पे देखिए 23 में भी 22 गुणसूत्र तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, 22 तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसी तरीके से मादा में भी बात की जाए तो 22 तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो हमें कौन सी बात की गई है? तो हमें ये बात की गई है, तो ये बात की गई है। तो मानव जाति में लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो एक और एक, तो टोटल कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। इसलिए हमने बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन किया। यदि आपको पूछ लिया जाए कि कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मादा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मादा में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और नर में कितने पाए जाते हैं? तो नर में भी 23 पाए जाते हैं। यदि अलिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं ये पूछा जाता है, तो अलिंग गुणसूत्र 22 और 22 44 पाए जाते हैं। अलिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो 44, क्योंकि 22 तो नर में पाए जाते हैं और 22 मादा में पाए जाते हैं। और लिंग गुणसूत्र की बात की जाए तो एक लिंग गुणसूत्र नर में पाया जाता है और एक मादा में पाया जाता है। मादा में एक्स पाया जाएगा और नर में वाई पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे हमें लिंग गुणसूत्र की बात की गई थी, इसलिए 2 लिंग गुणसूत्र याद रखना। एक तो एक्स होता है और एक वाई होता है, तो एक और एक 2 हो गए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 24वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए, यह हमें 24वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। सूची 1 में दिए गए शारीरिक अंगों का मिलान सूची 2 में दी गई उनकी क्रियाओं से करें। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। यहाँ पे हमें दे रखा है शुक्रजनन नलिकाएं, बी दे रखा है अधिवृषण, सी दे रखा है अंडाशय और डी दे रखा है अपरा। यहाँ पे 1 दे रखा है अंडों का जनन, 2 दे रखा है माँ के गर्भस्थ शिशु तक पोषक तत्वों का प्रवाह और 3 दे रखा है जीवक्षम शुक्राणुओं का संचयन और 4 दे रखा है शुक्राणुओं का जनन या निर्माण। तो अब यहाँ पे हमें मिलान चिन्ह करने। यहाँ पे देखिए, मिलान चिन्ह हम किस तरीके से करेंगे? आप यहाँ पे मिलान चिन्ह हम करते हैं। देखिए, शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं क्या करती है? शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणुओं को निर्माण करने का काम करती है। शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणुओं के निर्माण करने का काम करती है, इसलिए शुक्रजनक नलिकाओं को शुक्राणु के निर्माण ये हमें 4 में दे रखा है। तो ए का 4 ये हमें कहा दे रखा है, वही देख लीजिए। ए का 4 हमें ए ऑप्शन में नहीं दे रखा है, सी ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, बी और डी में से कोई भी एक करेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे दे रखा है अधिवृषण। अधिवृषण जीवक्षम शुक्राणुओं को संचय करने का काम करता है। अधिवृषण जीवक्षम शुक्राणुओं को संचय करने का काम करता है। तो यहाँ पे संचय करने का काम ये कहा दे रखा है? बी का 3, ये जीवक्षम शुक्राणु का संचय, ये हमें 3 दे रखा है। तो यहाँ पे बी का 3, तो बी का 3 हमें कहा दे रखा है? तो ये हमें दोनों में दे रखा है। अब सी का भी हमें चेक करना पड़ेगा। अंडाशय, अंडाशय क्या काम करता है? अंडाशय अंडों का जनन करता है। तो अंडाशय अंडों का जनन करता है, इसलिए यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 ये हो गया, सी का 1। तो यहाँ पे सी का 1 ये हमें कहा दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन और बी ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन। अपरा, अपरा मां से गर्भस्थ शिशु एक पोषक तत्वों का प्रवाह करता है, इसलिए यहाँ पे डी का 2 राइट होगा, क्योंकि अपरा मां से गर्भस्थ शिशु तक पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है, इसलिए डी का 2 से मिलान कर लिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के इसके गलत ऑप्शन है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है, अधिवृषण जीवक्षम शुक्राणुओं का संचय करता है, अंडाशय अंडों का जनन करता है और अपरा मां से गर्भस्थ शिशु तक पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे ए का तो 4 राइट है, बी का 3 राइट है और सी का 1 और डी का 2। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 25वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 25वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 25वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि ग्राफियन फॉलिकल द्वारा प्रारंभ में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्राफियन फॉलिकल द्वारा प्रारंभ में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी हमें दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, सी दे रखा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और डी दे रखा है एस्ट्रोजन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ग्राफियन फॉलिकल द्वारा प्रारंभ में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रारंभ में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, इसलिए एस्ट्रोजन
डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गलत ऑप्शन है, प्रोजेस्टेरोन ये भी गलत ऑप्शन है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल प्रारंभ में एस्ट्रोजन स्रावित करता है, जो ओव्यूलेशन के लिए गर्भाशय की परत को तैयार करने का काम करता है, इसलिए एस्ट्रोजन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ये तो बाद में स्रावित होता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी बाद में स्रावित होता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, और इसलिए और प्रोजेस्टेरोन भी बाद में, ये दोनों हार्मोन बाद में स्रावित होते हैं। और यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और एस्ट्रोजन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 26वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे हमें 26वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि नर मवेशियों में वृषण ग्रंथि की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। नर मवेशियों में वृषण ग्रंथि की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है, यह हमें दिया गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि यह शुक्राणुओं और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। बी ऑप्शन दे रखा है, यह शुक्राणुओं को पोषित करने के लिए एक दूधिया तरल बनाता है। सी ऑप्शन दे रखा है, यह शुक्राणुओं के उपयोग तक उन्हें संग्रहित करता है। और डी ऑप्शन दे रखा है, यह शुक्राणुओं की रक्षा करने के लिए एक तरल बनाता है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नर मवेशियों में वृषण ग्रंथि की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यहाँ पे हमें दे रखा है कि यह शुक्राणुओं और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन तो यही है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, ये हम जानते हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृषण ग्रंथि शुक्राणु का उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, जो नर प्रजनन और माध्यमिक यौन लक्षणों के लिए आवश्यक होती है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे यही दिया गया है कि यह शुक्राणु और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। बी हमें दे रखा है कि यहाँ शुक्राणुओं को पोषित करने के लिए एक दूधिया तरल बनाता है। देखो, दूधिया तरल बनाता है, यह गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूधिया तरल बनाता है, यह गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ शुक्राणुओं के उपयोग तक उन्हें संग्रहित करता है, यह भी गलत ऑप्शन है। यह शुक्राणुओं की रक्षा करने के लिए एक तरल बनाता है, यह भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, यह शुक्राणु और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। यह नर वृषण ग्रंथि के बारे में सही कथन दिया गया है। अब आगे देखते हैं हम 27वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अंडाशय में कई हजार छोटी संरचनाएं होती है, जिन्हें कहते हैं। अंडाशय में कई हजार छोटी संरचनाएं होती है, जिन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कार्पस ल्यूटियम। बी ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक पुटक। सी ऑप्शन दे रखा है भ्रूण। और डी ऑप्शन दे रखा है ग्राफियन पुटक। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अंडाशय में कई हजार छोटी संरचनाएं होती है, जिन्हें कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? तो जिन्हें प्राथमिक पुटक कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडाशय में प्राथमिक पुटक जन्म से ही मौजूद होते हैं और यौवन तक विकसित होकर अंडे बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्राथमिक पुटक इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है कि अंडाशय में कई हजार छोटी संरचनाएं होती है, जिन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्राथमिक पुटक कहते हैं, क्योंकि अंडाशय में प्राथमिक पुटक जन्म से ही मौजूद होते हैं और ये यौवन पर विकसित होकर अंडे बनाने का काम करता है, इसलिए प्राथमिक पुटक इसका राइट ऑप्शन है। ग्राफियन पुटक ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे भ्रूण ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और कार्पस ल्यूटियम ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम, भ्रूण और ग्राफियन पुटक ये सभी बाद के चरण होते हैं, और प्राथमिक पुटक ये प्रथम चरण होता है, इसलिए प्राथमिक पुटक इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 28वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, ये हमें 28वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है, लेकिन आपको ये ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जानवरों में प्रारंभिक भ्रूणीय मृत्यु की रोकथाम के लिए जाने वाली चिकित्सा में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? जानवरों में प्रारंभिक भ्रूणीय मृत्यु की रोकथाम के लिए की जाने वाली चिकित्सा में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोजेस्टेरोन। बी ऑप्शन दे रखा है एस्ट्रोजन। सी ऑप्शन दे रखा है टेस्टोस्टेरोन। और डी ऑप्शन दे रखा है टीएसएच। यहाँ पे चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके फिर पढ़िए। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जानवरों में प्रारंभिक
भ्रूणीय मृत्यु की रोकथाम के लिए की जाने वाली चिकित्सा में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन का उपयोग किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को भ्रूण के लिए अनुकूल बनाए रखता है और प्रारंभिक भ्रूणीय मृत्यु को रोकने का काम करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन इसका राइट ऑप्शन है। एस्ट्रोजन गलत हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन ये भी गलत हो जाएगा और टीएसएच ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन राइट ऑप्शन है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को भ्रूण के लिए अनुकूल बनाए रखता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन राइट ऑप्शन है। क्योंकि हमें यही बोला गया है कि प्रारंभिक भ्रूणीय मृत्यु की रोकथाम के लिए की जाने वाली चिकित्सा, तो भ्रूणीय रोकथाम मतलब भ्रूणीय मृत्यु से रोकथाम के लिए प्रोजेस्टेरोन काम आता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे 29वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 29वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक कोशिका या कर्तोतक से पूरे पौधे का जनन करने वाली क्षमता को कहते हैं। एक कोशिका या कर्तोतक से पूरे पौधे का जनन करने की क्षमता को कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है वायव संवर्धन, बी ऑप्शन दे रखा है कायिक संकरण, सी ऑप्शन दे रखा है पूर्ण सख्तता और डी ऑप्शन दे रखा है जल संवर्धन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एक कोशिका या कर्तोतक से पूरे पौधे का जनन करने की क्षमता को कहते हैं, पूरे पौधे का जनन करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन पूर्ण सख्तता इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि देखो पूर्ण सख्तता होता क्या है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक कोशिका या कर्तोतक से पूरे पौधे का जनन करने की क्षमता को, पूरे पौधे का जनन करना है मतलब पूरे पौधे का जनन करने को हम क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता कहते हैं। तो पूर्ण सख्तता क्या होता है? तो पूर्ण सख्तता वह गुण होता है जिसमें एक कोशिका या कर्तोतक से पूर्ण पौधा विकसित होता है, जो उत्तक संवर्धन का आधार होता है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण सख्तता इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हमें पूरे पौधे का की क्षमता का विकास करना है, तो पूरे पौधे का जनन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो पूर्ण सख्तता कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। वायव संवर्धन ये गलत हो जाएगा, कायिक संकरण ये भी गलत हो जाएगा और जल संवर्धन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं 30वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 30वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि इमस्कुलेटर एक शल्य चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है आंत्रोच्छेदन, बी ऑप्शन दे रखा है श्वास नली छेदन, सी ऑप्शन दे रखा है अंडाशय उच्छेदन और डी ऑप्शन दे रखा है बधियाकरण। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इमस्कुलेटर एक शल्य चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो बधियाकरण के लिए किया जाता है, इसलिए बधियाकरण इसका राइट ऑप्शन है। आंत्रोच्छेदन गलत हो जाएगा, श्वास नलिच्छेदन ये भी गलत हो जाएगा, अंडाशय उच्छेदन ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इमस्कुलेटर बधियाकरण के लिए उपयोग होता है, जो अंडकोश को कुचलकर रक्तस्राव नियंत्रित करता है, इसलिए बधियाकरण इसका राइट ऑप्शन है। हमें पूछा गया क्या गया था? देखो हमें क्या पूछा गया था? हमें यह पूछा गया था कि इमस्कुलेटर एक शल्य चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बधियाकरण के लिए किया जाता है। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इमस्कुलेटर बधियाकरण के लिए उपयोग होता है, इसलिए बधियाकरण इसका राइट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।